हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में ड्यूलॉन्ग पेटिट नियम क्या है। इसकी सहायता से ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। व्हाट इज द ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल? विथ इट्स हेल्प डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। विशिष्ट ऊष्मा आप जानते होंगे। विशिष्ट ऊष्मा जैसे हमारा कोई पदार्थ है, उसके इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, आप लोग विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं ड्यूलॉन्ग पेटिट नियम किस प्रकार से उसके व्यंजक का व्युत्पन्न करते हैं। तो ड्यूलॉन्ग पेटिट नियम के अनुसार सभी ठोसों की सभी तापों पर परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा का मान 3R होता है। ठीक है, हमारे पास सभी ठोस मतलब मान लीजिए कोई भी ठोस है और उनकी सभी ताप किसी भी ताप पर परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा का मान 3R होता है। हमने इसको मान लिया। ठीक है, हमारा ड्यूलॉन्ग पेटिट नियम के अनुसार सभी ठोसों के सभी तापों पर परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा का मान 3R होता है। अब ड्यूलॉन्ग पेटिट ने ठोस की परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा की गणना करने के लिए निम्न परिकल्पनाएं दी। अब किस प्रकार से परिकल्पनाएं थी उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली परिकल्पना, 1 किलोग्राम ठोस में n परमाणु होते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई ठोस होगा तो उसमें हमारे n परमाणु होते हैं। तो जहां पर n एवोगैड्रो संख्या हो गई और एवोगैड्रो संख्या के वैल्यू जो होती है वो 6.02 गुणित 10⁻23 प्रति किलोग्राम परमाणु है। तो ड्यूलॉन्ग पेटिट नियम का यह पहला परिकल्पना थी। अब लोग देखते हैं इसकी दूसरी परिकल्पना में परमाणु ठोस के अंदर अपनी मध्य स्थिति के सापेक्ष सरल आवर्त कंपन करते हैं तथा सभी की कंपन आवृत्ति एक समान होती है और किंतु ऊर्जा अलग अलग होती है क्योंकि परमाणुओं का कंपन आयाम भी भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर आप लोग को समझना होगा, इन चीजों को याद करना होगा। सबसे पहली बात ये, क्योंकि ये परिकल्पनाएं हैं जो कि ड्यूलॉन्ग पेटिट नियम में दी गई हैं और परिकल्पनाओं को हम लोग कुछ समझा सकते हैं, परंतु उसे आपको याद ही करना पड़ेगा। परमाणु ठोस के अंदर अपनी मध्य स्थिति के सापेक्ष सरल आवर्त कंपन करते हैं तथा सभी की कंपन आवृत्ति एक समान होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किसी अपनी माध्य स्थिति मतलब एक आप कोई भी ठोस के अंदर में माध्य स्थिति, अगर आप एक सीधी लाइन को देखें अगर और उसमें आवर्ती मतलब तरंग को ऐसे चलाएं, सरल आवर्त कंपन के रूप में तरंग को इस प्रकार से चलाते हैं तो इसमें आवर्त कंपन करते हैं तथा सभी कंपन आवृत्ति एक समान होती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम किसी भी माध्य स्थिति में देखेंगे तो इसके सापेक्ष सरल आवर्त कंपन करते हैं, मतलब कोई भी हमारा सरल आवर्त कंपन कर रहा है तब उसकी कंपन आवृत्ति जो होती है वो एक समान होती है किंतु ऊर्जा अलग अलग होती है क्योंकि परमाणुओं का कंपन आयाम भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर कंपन आयाम की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आयाम अर्थात होता है हमारा जो श्रृंग होगा। श्रृंग आप ऊपर को जानते होंगे, हमारा जो होता है तरंग के ऊपर वाले को हम लोग श्रृंग बोलते हैं और नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। तो श्रृंग के अधिकतम ऊंचाई को हम लोग आयाम कहते हैं। तो हमारे जो परमाणु अगर भिन्न भिन्न है तो उनका कंपन आयाम भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ऊर्जा अलग अलग होती है क्योंकि परमाणुओं का कंपन आयाम भी भिन्न भिन्न होता है। तो ये हो गई हमारे दूसरी कल्पना ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल। अब हमारी आती है तीसरी परिकल्पना, ठोसों की कुल आंतरिक ऊर्जा सभी परमाणु दोलित्र की ऊर्जा की n गुनी होती है। तो यहाँ पर हमारा कुल आंतरिक ऊर्जा सभी परमाणुओं की दोलित्र की ऊर्जा की n गुनी होती है। दोलित्र क्या होता है? जो हमारे दोलन में जितनी ऊर्जा लगती है उसे हम लोग दोलित्र कहते हैं, दोलित्र की ऊर्जा। हम जैसे कोई भी पेंडुलम है तो पेंडुलम को ऐसे मतलब आगे पीछे होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वही होता है दोलित्र। ठीक है, तो सभी परमाणु दोलित्र की ऊर्जा की n गुनी होती है। ये हो गई हमारी तीसरी परिकल्पना। अब हमारी आती है चौथी परिकल्पना कि प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। स्वतंत्रता की कोटि का आशय हो गया, जैसे आप 3 डायमेंशनल में देखेंगे
जैसे एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होती है, वही हो गई स्वतंत्रता की कोटि, मतलब किसी एक दिशा में उसकी स्वतंत्रता की कोटि। तो यहाँ पर हमारे परमाणु की बात की जा रही है, तो परमाणु किसी भी डायरेक्शन में अपने आप घूम सकता है, तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि हो जाएगी 3। ठीक है, तो हमारा आता है पांचवी परिकल्पना कि किसी नियत ताप पर 1 किलोग्राम ठोस की ऊर्जा परमाणु 2 लित्र की ऊर्जा की n गुनी होती है। हमारा कोई नियत ताप रहेगा, 1 किलोग्राम ठोस की ऊर्जा परमाणु 2 लित्र की ऊर्जा की n गुनी होती है। परमाणु 2 लित्र, मैंने 2 लित्र बताया आपको कि 2 लित्र होता है, सेम फॉर्मूला, दोलन में जितनी ऊर्जा लगती है उसे ही हम 2 लित्र कहते हैं। 2 लित्र की ऊर्जा की n गुनी होती है। अब हम देखते हैं इसकी छठवीं परिकल्पना कि परमाणु 2 लित्र की ऊर्जा शून्य से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकती है। ये हो गई हमारी छठवीं परिकल्पना। अब हम देखते हैं इसकी पूरा व्यंजक किस प्रकार से इन्होंने डेरिवेशन किस प्रकार से दिया है, उस चीजों को हम लोग अब देखते हैं। ये सब चीजों आपको केवल पेज भरने के काम आएंगे, क्योंकि जब तक आप पेज नहीं भरेंगे तब तक आपको नंबर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो भी टीचर्स होते हैं वो पेज भरा हुआ और सही तरीके से लिखा हुआ ही देखते हैं। ठीक है, एक परमाणु की कुल ऊर्जा, अगर हम लोग कुल ऊर्जा की बात करें तीनों डायरेक्शन के लिए, मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन के लिए हम लोग हमारी कुल ऊर्जा निकालेंगे। कुल ऊर्जा अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। जैसे हम एक्स डायरेक्शन के लिए निकालें तो एक्स डायरेक्शन के लिए हमारे स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। जैसे हम यहाँ पर ई एक्स के लिए निकालते हैं, कुछ इस पॉइंट पर होंगे, जबकि ई एक्स जो है उसमें हमारा पहला हो गया गतिज ऊर्जा, दूसरा हो गया स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलकर के हमारी कुल ऊर्जा बनाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमको एक परमाणु का तीनों डायरेक्शन में कुल ऊर्जा निकालनी होगी तो हमें ई एक्स, ई वाई और ई जेड तीनों का योग करना हो। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ई एक्स डायरेक्शन में कुल ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब ये गतिज ऊर्जा का ये वैल्यू कैसे आई और स्थितिज ऊर्जा की ये वैल्यू कैसे आई, उसको हम लोग अब देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से हमने प्राप्त की। पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हमारे जब हम लेते हैं ठोस के लिए, हमारे हार्मोनिक ऑपरेटर के लिए, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर। के हमारी हो जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स हमारा हो जाता है एक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब एक्स की दिशा में मेन जो पॉइंट था उससे चली गई दूरी, उसमें परिवर्तित दूरी। मतलब हमारा कोई मेन एक स्थिति होगी तो उससे जितना दूरी तय किया उसको हम लोग कहते हैं एक्स। ठीक है, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जितना दूरी तय किया एक्स, के हो गया हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पास ओमेगा नॉट हमारा इक्वल टू हम इसको लिख देते हैं रूट के अपॉन एम। ओमेगा हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ हमारी ओमेगा नॉट, और जो हमारा के हो गया वो कांस्टेंट है और एम द्रव्यमान हो गया। तो हमारा ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट के अपॉन एम। दोनों का वर्ग कर देंगे तो इसमें ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और वर्ग वर्गमूल हट गए, और यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, के बराबर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब इस के की वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमारे पास प्राप्त हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 1/2 एम नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये केवल x के लिए निकला। अब हम इसी प्रकार से y के लिए भी निकालेंगे और z के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, सेम तरीके से। अब हम देखते हैं इसकी गतिज ऊर्जा को हमने किस प्रकार से निकाला। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग का स्क्वायर होता है। तो हम लोग द्रव्यमान को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो द्रव्यमान और द्रव्यमान का गुणा करेंगे तो इसके साथ गुणा हो जाएगा ऊपर वाले का, तो एम स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर हम यहाँ पास स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से मान प्राप्त होगा 1/2 एम एम भी स्क्वायर। एम भी की वैल्यू होती है पी, मतलब संवेग। संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, और हम लोग जैसे ही एम बी की वैल्यू को पुट कर दिए पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये हमारी प्राप्त हो जाएगी गतिज ऊर्जा। यहाँ बस आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से हमारी एक्स की ऊर्जा प्राप्त हुई। अब उसी सेम
तरीके से हम लोग ई वाई की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक्स लिया था उसी प्रकार से हम यहाँ पर ई वाई, यहाँ पर वाई और इस पॉइंट पर भी वाई लिख लेंगे। सेम प्रोसीजर हम जेड के लिए भी करेंगे, जेड पी जेड एंड यहाँ पर जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे तीनों दिशाओं की परमाणु की ऊर्जा निकल जाएगी। जहां पर एक्स वाई डैश, अब इसके बारे में बता देना है कि यहाँ पर ये वाला हमारा गतिज ऊर्जा हो गया, ये स्थितिज ऊर्जा हो गया, इसी चीज को यहाँ पर लिख देना है। एक्स वाई जेड अक्षों के लिए अनुदिश ऊर्जा के मान ई एक्स ई वाई ई जेड के प्रथम पद गतिज ऊर्जा तथा द्वितीय पद स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है, तथा ओमेगा नॉट परमाणु दोलित्र की स्वाभाविक आवृत्ति है। ठीक है, यहाँ बस हमारा जो ओमेगा हो गया वो हो गई हमारी स्वाभाविक आवृत्ति हो गई। और इसमें इस प्रकार से हम इसको डेरिवेट करने के बाद अब हमारा आता है अगला मैन, किंतु ऊर्जा में सम विभाजन नियम के अनुसार। अब यहाँ पर हमारा लगने वाला है सम विभाजन नियम, समान रूप से होगा विभाजन, ऊर्जा का समान रूप से विभाजन के अनुसार परम ताप T पर प्रति स्वतंत्रता की कोटि माध्य ऊर्जा काल्पनिक ऊर्जा के कारण E इक्वल टू KT हो जाएगी, जहां पर K वोल्ट्जमैन नियतांक है। अब यहाँ पर संभव विभाजन नियम के अनुसार ये E इक्वल टू KT किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, इसको आप याद कर लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व करने बैठे तो ये बहुत ही लंबे बड़े चौड़े इक्वेशन में बदल जाता है। ठीक है, अगर आपको इसके फुल डिटेल्स अगर देखनी होंगी तो उसके लिए मैं एक पीडीएफ बना दूंगा, और उस पीडीएफ में आपको मतलब इसके जो आगे के होंगी अगर E इक्वल टू KT वाला, उस फॉर्मेट को भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा। तो आप लोग अगर देखना चाहते होंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल में चल जाइएगा, टेलीग्राम चैनल में वो पीडीएफ मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड करके आप उस चीज को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा E इक्वल टू KT प्राप्त हो रहा है। उसको मैं बहुत ही डिटेल के साथ उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो के वोल्ट्जमैन नियतांक है, स्वतंत्रता की कोटि हमारी होती है 3। अब यहाँ पर हमारा निकल गया एक परमाणु के लिए। अब हम इसका तीनों डायरेक्शन के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा निकाल लिया हमने तीनों डायरेक्शन के लिए परमाणु की औसत ऊर्जा, ई एक्स के लिए, ई वाई के लिए, ई जेड के लिए। तो तीनों डायरेक्शन को हम लोग जोड़ देंगे, ई के टी जो हमने यहाँ पर निकाला, ई का औसत इक्वल टू के टी, तो 3 KT हमारे पास आ जाएगा। अब 1 किलोग्राम परमाणु ठोस की औसत ऊर्जा, अब 1 किलोग्राम हमारे पास परमाणु रहेगी, उसके टोटल औसत ऊर्जा अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे उसमें n कण हो जाएंगे। ठीक है, n कणों में हम गुणा करेंगे हमारी औसत ऊर्जा का, औसत ऊर्जा का गुणा करेंगे तो औसत ऊर्जा हमने निकाली 3 KT की वैल्यू को रखेंगे और n हमारा रहेगा, और फिर उसके पश्चात इसको n को हम इसमें गुणा कर देंगे तो हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब इस टाइप से जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा होता है NK इक्वल टू R, R हमारा हो जाएगा गैस कांस्टेंट, NK इक्वल टू हम R लिख देंगे और ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगी परमाणु ठोस की औसत ऊर्जा 3RT। ठीक है, अब हम लोग परमाणु ठोस की औसत ऊर्जा निकाल लिए 3RT। अब हम निकालेंगे परमाणु ठोस की विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा को ज्ञात करने के लिए CV इक्वल टू DU अपॉन DT। अब ये DU अपॉन DT किस प्रकार से आ रहा है, चलिए हम उसको अब देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि CV बराबर मतलब हमारा जो C है उसका फॉर्मूला होता है विशिष्ट उष्मा की फॉर्मूला DQ अपॉन DT। CV का फॉर्मूला होता है DQ अपॉन DT। यहाँ पर हमने V क्यों लिया, हमने P क्यों नहीं लिया, CP और CV आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग V इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें ठोस में बढ़ा रहे हैं, ठोस की बात कर रहे हैं, गैस की बात नहीं कर रहे हैं, ठोस की बात कर रहे हैं। तो ठोस में उसके आयतन में परिवर्तन होता है, मतलब आयतन की विशिष्ट उष्मा होती है, तो हम यहाँ पर इसलिए V को लिए हैं। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो हम उसमें P का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने C के जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है उष्मा जो हमारी होती है प्रारंभिक, हमारी जो उष्मा थी उष्मा में परिवर्तन, हमारी जो दी गई उष्मा थी हमारा, जैसे विशिष्ट उष्मा का जो हमारी परिभाषा होती है, किसी भी हमारे पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा होती है उसे हम लोग विशिष्ट उष्मा कहते हैं। तो विशिष्ट उष्मा में DQ जो हमारी हो गई वो दिया गया हीट हो गया, दिया गया हीट, और जो हमारा हो जाता है DT वो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जो हमारे टेम्परेचर जितना बढ़ा है
उसको हम लोग dt कहते हैं। तो इससे हमारे cv की वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पर आपने समझ गया v कैसे लिखे, और dt अपॉन dt ये हमारा होता है विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला। इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब आता है dq की बात। dq होता है जब हम किसी भी चीज में जब हमारा कोई ठोस है उसमें जब हम हीट देते हैं, हीट में परिवर्तन होता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के साथ साथ उसमें कुछ वर्क डन भी होता है। अब वर्क डन भी हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, जैसे आप किसी भी चीज को हीट देते हैं तो कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत फैलता है। आपने देखा होगा जैसे हमारा पटरियों के बीच में गैप छोड़ी जाती हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो गर्मियों के दिनों में फैलती हैं। यही बात है कि आंतरिक ऊर्जा तो उसकी परिवर्तित हो ही रही है, साथ में उसमें कुछ वर्क डन भी हो रहा है। इसलिए हम लोग जो हमारी होती है डी क्यू ऊष्मा को हम लोग डी यू प्लस डी डब्ल्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक है, डी यू वो हमारी हो जाएगी उसकी आंतरिक ऊर्जा, और जो हमारी हो जाएगी डी डब्ल्यू वो हमारी हो जाएगी वर्क डन। अब यहाँ पर हमारा जो डी क्यू डी डब्ल्यू होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन ये हमारे वर्क डन का फॉर्मूला। अब बल बराबर हम लोग लिखते हैं प्रेशर दाब गुणित क्षेत्रफल। हमारा बल बराबर होता है दाब गुणित क्षेत्रफल, और हमारा जो हमारा विस्थापन है उसको हमने वैसे ही लिखा है। और जब और हम क्षेत्रफल और हमारा विस्थापन है उसका जब गुणा करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है आयतन। क्षेत्रफल गुणित विस्थापन बराबर हमारा आयतन होता है, तो हम लोग उसको लिख देते हैं डीवी। तो इस प्रकार से हमारा प्राप्त हो जाता है डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। अब उसके पश्चात इसी चीज को हम लोग डी डब्ल्यू की वैल्यू को हम यहाँ पर पीडीवी लिखते हैं, डी यू प्लस पीडीवी। और यहाँ पर हमारा है ठोस के लिए, तो ठोस में आयतन में बहुत ही नगण्य परिवर्तन या फिर परिवर्तन ना के बराबर होता है, तो इसलिए हम डीवी बराबर 0 मान लेते हैं। और 0 मानने की वजह से यहाँ वाला हमारा टर्म फुल्ली 0 हो जाता है, और इसको हम लोग सीधे तौर पर डी यू अपॉन डी टी लिख देते हैं, और ये हमारा v यहाँ पास आ जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने वी सीवी की वैल्यू, विशिष्ट ऊष्मा की वैल्यू को हमने डी यू अपॉन डी टी लिखा था। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि डी यू अपॉन डी टी हमारा किस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हमने यू की वैल्यू निकाली थी 3RT, उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट किए, और उसका जब हम लोग अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो 3R तो हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और टी के सापेक्ष अवकलन होगा तो वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3R प्राप्त हो गया। तो CV बराबर 3R, और हमारा R जो है वो गैस कांस्टेंट है। R की वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 6 कैलोरी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा प्राप्त हो गया, जो कि ताप पर निर्भर नहीं करता है। यह ड्यूलॉन्ग पेटिट नियम है। ठीक है, अब इसमें क्या कमियां थी उसको हम लोग अब देख लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार ठोसों की सीवी सभी तापों पर 3R नियत होती है, जो कि ताप पर निर्भर नहीं है। यह परिणाम केवल उच्च तापों पर प्रायोगिक परिणामों से मेल खाता है। ठीक है, जो हमारा विशिष्ट ऊष्मा है वो सभी ताप पर 3R नियत होती है, जो कि ताप पर निर्भर नहीं करती है। जो हमारे 3R जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह परिणाम केवल उच्च तापों पर प्रायोगिक परिणामों से मेल खाता है। ये, और इसकी जो दूसरी कमी थी वो थी कि वास्तव में निम्न तापों पर ताप के घटने पर जो हमारे विशिष्ट ऊष्मा का मान घटता है, अतः T जो हो जाएगा वो 0 केल्विन पर CV 0, अर्थात ड्यूलॉन्ग पेटिट नियम ठोस की विशिष्ट ऊष्मा CV के ताप T के साथ परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर सका है। तो ये दो कमियां इसमें हमारे पास प्राप्त हुई, और ये हो गया हमारा ड्यूलॉन्ग पेटिट नियम। थोड़ा सा बड़ा था, बट कोई भी आपको दिक्कत वाली होने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं तुरंत ही उसका जवाब दूंगा। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।